सोचिए, एक छोटा सा कबीलाई राज्य जो अनातोलिया की धरती से शुरू होता है और कुछ सदियों बाद 3 महाद्वीपों तक फैल जाता है। यह कहानी है उस्मानी सल्तनत की, एक ऐसी सल्तनत जिसने लगभग 6 सदियों तक दुनिया की राजनीति, युद्ध, व्यापार, वास्तुकला और इस्लामी इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। लेकिन सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इतनी बड़ी सल्तनत आखिर खत्म क्यों हुई। आइए जानते हैं उस्मानी सल्तनत की पूरी कहानी। 13वीं सदी के आखिर में अनातोलिया में सेल्जुक सत्ता कमजोर हो रही थी। इसी दौर में एक तुर्क सरदार उस्मान प्रथम, जिन्हें उस्मान गाजी भी कहा जाता है, ने अपना छोटा सा राज्य मजबूत करना शुरू किया। लगभग 1299 ईस्वी को उस्मानी राज्य की शुरुआत से जोड़ा जाता है। उस्मान के पास शुरुआत में बहुत बड़ा इलाका नहीं था, लेकिन उनके नेतृत्व में उनके सैनिक आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाते गए। उस्मान के बाद उनके बेटे ओरहान गाजी ने राज्य को और मजबूत किया। प्रशासन व्यवस्थित हुआ, नए शहरों पर कब्जा हुआ और उस्मानी राज्य धीरे धीरे एक शक्तिशाली सल्तनत बनने लगा। अब कहानी आती है उस्मानी इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक की, सुल्तान मोहम्मद द्वितीय, जिन्हें फातेह कहा जाता है। 1453 ईस्वी में मोहम्मद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। कुस्तुनतुनिया उस समय बीजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी और इसकी दीवारें बेहद मजबूत मानी जाती थीं। लंबी घेराबंदी और भारी युद्ध के बाद 29 मई 1453 को शहर उस्मानियों के कब्जे में आ गया। इस विजय ने मोहम्मद द्वितीय को इतिहास में फातेह यानी विजेता के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। कुस्तुनतुनिया आगे चलकर उस्मानी सल्तनत का प्रमुख केंद्र बना और बाद में यही शहर इस्तांबुल के नाम से जाना गया। यह विजय सिर्फ एक शहर की विजय नहीं थी, इसने यूरोप और एशिया के बीच शक्ति संतुलन को भी बदल दिया। कुस्तुनतुनिया की विजय के बाद उस्मानी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। उस्मानी सेनाओं ने दक्षिण पूर्वी यूरोप, अनातोलिया और मध्य पूर्व के कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाया। 16वीं सदी की शुरुआत में सुल्तान सलीम प्रथम ने मिस्र और शाम के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया। इससे उस्मानी सल्तनत का प्रभाव अरब दुनिया तक पहुंच गया। मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहर भी उस्मानी शासन के अधीन आ गए। इस दौर में उस्मानी सुल्तानों की भूमिका सिर्फ एक सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं रही। वे प्रशासन, व्यापार और इस्लामी दुनिया के महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र के शासक बन गए। अब आता है उस्मानी सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध दौर। सुल्तान सुलेमान प्रथम, जिन्हें यूरोप में कहा जाता है, 1520 में सत्ता पर बैठे। उनके शासन काल में उस्मानी सल्तनत अपनी शक्ति और प्रभाव के चरम पर पहुंची। सुलेमान के शासन में सेना ने यूरोप में कई महत्वपूर्ण विजय हासिल की और सल्तनत का क्षेत्र बहुत विशाल हो गया। लेकिन सुलेमान केवल युद्धों के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। उनके दौर में कानून और प्रशासन को व्यवस्थित किया गया। इसी वजह से उन्हें कानूनी यानी कानून बनाने वाला भी कहा जाता है। इसी समय वास्तुकला, कला, शिक्षा और साहित्य का भी विकास हुआ। प्रसिद्ध वास्तुकार मीमार सिनान ने इस दौर में शानदार मस्जिदें और इमारतें बनाईं। इस्तांबुल की भव्य मस्जिदें आज भी उस्मानी वास्तुकला की महानता की गवाही देती हैं। लेकिन इतिहास में कोई भी साम्राज्य हमेशा एक जैसा शक्तिशाली नहीं रहता। सुलेमान के बाद आने वाले कई शासकों के दौर में सल्तनत को धीरे धीरे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यूरोप में नई सैन्य तकनीक और शक्तिशाली राज्य उभर रहे थे। व्यापार के नए समुद्री रास्तों ने भी पुराने व्यापारिक मार्गों की अहमियत को प्रभावित किया। इसके अलावा प्रशासनिक समस्याएं, आर्थिक दबाव, आंतरिक संघर्ष और लगातार होने वाले युद्धों ने सल्तनत को कमजोर किया। फिर भी उस्मानी साम्राज्य कई सदियों तक कायम रहा और अलग अलग समय में उसने अपनी शक्ति को दोबारा मजबूत भी किया। 20वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते उस्मानी सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी थी। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस्मानी साम्राज्य ने केंद्रीय शक्तियों का साथ दिया। युद्ध में हार के बाद उसके विशाल क्षेत्रों का बंटवारा होने लगा। आखिरकार 1922 में उस्मानी सल्तनत की सल्तनत समाप्त कर दी गई। इसके बाद 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई और आधुनिक तुर्की का नया दौर शुरू हुआ। इस तरह लगभग 6 सदियों तक चलने वाली उस्मानी सल्तनत इतिहास का हिस्सा बन गई। उस्मानी सल्तनत की कहानी सिर्फ युद्धों और विजय की कहानी नहीं है।
यह एक छोटे से राज्य के विशाल साम्राज्य बनने की कहानी है। यह उस्मान गाजी से शुरू होकर मोहम्मद फातेह, सलीम प्रथम और सुलेमान कानूनी जैसे शासकों से गुजरती हुई 20वीं सदी तक पहुंचती है। आज भी तुर्की और दुनिया के कई हिस्सों में उस्मानी सल्तनत की मस्जिदें, महल, पुल और ऐतिहासिक इमारतें उस दौर की याद दिलाती हैं। इतिहास हमें यही सिखाता है कि कोई भी सल्तनत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त बदलता है, ताकत बदलती है और इतिहास आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब सल्तनत को बाहर के दुश्मनों के साथ साथ अंदर से भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सवाल था, क्या इतनी बड़ी सल्तनत अपनी ताकत को हमेशा कायम रख पाएगी? उस्मानी सल्तनत का विस्तार यूरोप के कई हिस्सों तक हो चुका था, लेकिन यूरोप की कई शक्तियां उस्मानियों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थीं। समय के साथ यूरोपीय देशों की सेनाएं मजबूत होती गईं और उनकी सैन्य तकनीक में भी तेजी से बदलाव आया। उस्मानी सेना को लगातार युद्धों का सामना करना पड़ा। कुछ युद्धों में उसे जीत मिली, लेकिन कई मौकों पर उसे पीछे भी हटना पड़ा। धीरे धीरे सल्तनत के सामने यह चुनौती बढ़ती गई कि वह बदलती दुनिया और नई सैन्य तकनीक के साथ खुद को कैसे ढाले। बड़ी सल्तनत को चलाने के लिए मजबूत प्रशासन जरूरी था, लेकिन विशाल इलाकों पर शासन करना आसान नहीं था। कहीं विद्रोह होते, कहीं आर्थिक समस्याएं पैदा होती और कहीं सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता। सल्तनत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की भाषाएं, संस्कृतियां और परिस्थितियां भी अलग थीं। इन सभी क्षेत्रों को एक साथ संभालना शासकों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। इसके बावजूद उस्मानी प्रशासन ने लंबे समय तक इस विशाल साम्राज्य को एक साथ बनाए रखा। जब सल्तनत को अपनी कमजोरी का एहसास हुआ, तो कई शासकों ने सुधार करने की कोशिश की। सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश हुई, शिक्षा और प्रशासन में बदलाव किए गए, यूरोप की बदलती तकनीक और संस्थाओं को समझने की कोशिश की गई। 19वीं सदी में तंजीमात सुधारों के जरिए प्रशासन और कानून में कई बदलाव लाए गए, लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी थीं। साम्राज्य के कई हिस्सों में राष्ट्रवादी आंदोलन भी बढ़ने लगे और कई क्षेत्र धीरे धीरे उस्मानी नियंत्रण से बाहर होते गए। फिर आया 20वीं सदी का सबसे बड़ा। अगर आपको इस्लामी इतिहास की ऐसी ही रोचक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।